इस वीडियो में मैंने एक ऐसे सवाल को लिया है जो न केवल आपके लिए ज़रूरी है, आपके फैमिली के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए, हमारे पूरे सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरे एंड तक देखिएगा, इसे स्किप कर करके मत देखिएगा। इसे जैसा मैंने पूरे डिटेल में समझाया है आप उसी प्रकार से इसे देखिएगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि सोसाइटी में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी ब्रूटल, जो भी क्राइम्स हो रहे हैं, वो उसका कारण क्या है, क्यों हो रहे हैं ऐसे क्राइम्स। इसी का जो आंसर है मैंने ज़ेन योगा के माध्यम से देने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो शायद आपके जीवन को बदल दे। और अगर आप इसे अपने बच्चों को या अपने बड़ों को भी सिखाते हैं तो हमारे सोसाइटी में एक चेंज आ सकता है। और मैं चाहता हूँ कि वो चेंज हमारे सोसाइटी में आए, और इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। चैनल के एक व्यूअर ने ऐसा सवाल पूछा है जो टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, और अभी के समय में हमारे पूरे देश में इस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, इस दुर्घटना के बारे में बात हो रही है। और ये वो दुर्घटना है जो आप सभी को पता है, जो कि कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में हुई थी। तो दुर्घटना के डिटेल्स में मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप सभी को पता है न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से कि वहाँ पे क्या क्या हुआ है और क्या चल रहा है। मैं बात करना चाहूँगा उस सवाल के बारे में जो हमारे व्यूअर ने पूछा है। तो आइए देखते हैं वो क्या सवाल है। वो कहते हैं कि आज एक अलग सा सवाल पूछा है आपसे। आरजीकर कॉलेज में जो दर्दनाक इंसिडेंट हुआ है, ज़ेन योगा के हिसाब से जो लोगों ने ये काम किया इंसिडेंट के टाइम, उनका IESM वैल्यू। तो पहला सवाल वो पूछते हैं, पर जिसके साथ ये इंसिडेंट हो रहा था उनका IESM वैल्यू क्या था? ये ब्रूटल इंसिडेंट क्यों होता है ज़ेन योगा के हिसाब से? तो मैं इसके बारे में, इस सवाल के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये जो भी इंसिडेंट्स होती हैं और जो भी लोग इस प्रकार की क्राइम को अंजाम देते हैं, उनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो एक नॉर्मल इंसान के जैसी नहीं होती। एक नॉर्मल इंसान भी, एक एवरेज इंसान जिसकी जो माइंड सेक्शन 1 की सेंटर्स की जो इंटेंसिटी होती है वो 2482 होती है, लेकिन ये जो व्यक्ति होते हैं जो इस प्रकार की दुर्घटनाओं को अंजाम देते हैं, इनकी जो मेंटल कंडीशनिंग है वो बिल्कुल अलग प्रकार की होती है। इनका जो IESM है वो बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको IESM के बारे में नहीं पता, तो मैं IESM के बारे में थोड़ा पहले आपको बता दूंगा। उसके बाद हम इस दुर्घटना के बारे में बात करेंगे और इस दुर्घटना में इन्वॉल्व्ड जो भी लोग हैं उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जिसके साथ ये दुर्घटना घटी, उसकी तो शायद कोई गलती भी नहीं। तो हम बात करेंगे उन क्रिमिनल्स के बारे में जिन्होंने ये किया। आप सभी को तो ये पता ही होगा कि इस क्राइम में सिर्फ एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, इसमें पूरे सिस्टम की ये फेलियर है। और पूरे देश को ऐसा लगता है कि इसमें हायर अथॉरिटीज़ भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, हॉस्पिटल के जो भी अथॉरिटीज़ थे। और यही कारण कि हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल हैं उन्हें भी अरेस्ट किया गया है और उनसे भी पूछताछ चल रही है। अब जो ये दुर्घटना घटी है, इसमें गलती एक्चुअली किसकी है? तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि ये पूरे सिस्टम की फेलियर है। सिस्टम की फेलियर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं, जिस प्रकार के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और जिस जगह पे ये दुर्घटना घटी उस जगह में ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए जिनका जो मानसिक संतुलन है वो इस प्रकार का है कि वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर पाएँ। और इसी से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके माइंड के जो सेंटर्स है IESM वो किस प्रकार से काम करते होंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ज़ेन योगा के हिसाब से IESM आखिर है क्या। ये जो किताब है ज़ेन योगा जिसे पीजे सहर ने लिखी है, इसमें पीजे सहर माइंड के सेंटर्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि हमारा जो दिमाग है वो किस प्रकार से फंक्शन करता है, हमारे थॉट्स किस प्रकार से फंक्शन करते हैं। पीजे सहर कहते हैं कि हमारा माइंड 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, जिसमें हमें सिर्फ सेक्शन 1 की एक्सेस होती है। अगर हम सेक्शन 1 पे काम करते हैं तो हम सेक्शन 2, 3, 4 को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एक एवरेज इंसान अपने सेक्शन 1 से ही फंक्शन करता है, और ये सेक्शन जो है ये पिक्चर्स फॉर्म करता है, ये मेमोरीज स्टोर करता है, और उसी हिसाब से ये थॉट्स भी जनरेट करता है, और
इस प्रकार से ये सेक्शन काम करता है। इस सेक्शन के अंदर 4 सेंटर्स होते हैं जिन्हें हम आई, ई, एस और एम के नाम से जानते हैं। आई मतलब इंटेलिजेंस सेंटर, ई मतलब इमोशनल सेंटर, इमोटिविटी सेंटर, एस मतलब सेंसोसिटी सेंटर जो कि सेक्स और बाकी सारे एनिमलिस्टिक बिहेवियर के लिए जिम्मेदार है, और एम मतलब मैकेनिकल मोबिलिटी सेंटर जो कि फिजिकल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम एक एक करके इन सारे सेंटर्स को देखते हैं डिटेल में। आई सेंटर के बारे में पीजे सर क्या कहते हैं ये देखते हैं। तो आई सेंटर मतलब इंटेग्रिटी थ्रू इंटेलेक्चुअल इंट्रोस्पेक्शन, फॉर शॉर्ट इंटेग्रिटी, तो इसे शॉर्ट में इंटेग्रिटी कहते हैं। आई सेंटर मीन्स रैशनल रिफ्लेक्शन, its aim is knowledge through a balanced mind as well as decision arising therefrom. This center is known in Sanskrit as iha or the will to know, meaning the conscious and programmed analysis undertaken with a view to acquire exact or integer knowledge of a thing, problem or situation solely or predominantly by means of unbiased reasoning. मतलब वो सेंटर जो आपको नॉलेज देता है। अब हम देखेंगे ई सेंटर के बारे में पीजे सर क्या कहते हैं। ई सेंटर मीन्स इवोकेटिव ऑफ इमोशंस, फॉर शॉर्ट इमोटिविटी। ई सेंटर मीन्स द फोकस ऑफ द पॉइंट टू विच एन इमोशन कीप्स ऑल अटेंशन रिवेटेड, दैट इज द एबिलिटी और प्रोपेंसिटी ऑफ द इमोशंस टू कॉर्नर और डाइवर्ट अटेंशन टू देमसेल्व्स। इट इज़ दैट स्पॉट इन द ब्रेन, और यहाँ पे हाइपोथेटिकल लिखा गया है क्योंकि ये जो स्पॉट है ब्रेन में वो हाइपोथेटिकल है, वो एक्चुअली आपके बायोलॉजिकल ब्रेन में कहीं आप इसको मैप नहीं कर सकते। सो इट इज़ अ हाइपोथेटिकल स्पॉट इन द ब्रेन विच अराउजेज ऑल स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स, स्पॉन्टेनियस एंड इवन अननोटिस्ड और सेमी कॉन्शियस रिएक्शंस आउट ऑफ फीलिंग्स। द डोमेन ऑफ वेरियस इमोशंस एंड पैशंस इंक्लूडिंग irrational beliefs, passionately held attachments and aversions, all forms of diverse and even contradictory feelings. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग इमोशंस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, और यहाँ पे देखिए मैंने अंडरलाइन भी किया है, ऑल ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजंस लेटर रिग्रेटेड एंड वन न्यू दैट इन ऑल प्रोबेबिलिटी दे वुड बी लेटर ऑन रिग्रेटेड। तो ऐसे सारे डिसीजंस जो आप बाद में रिग्रेट कर सकते हैं, वो सारे डिसीजंस जो ई सेंटर से आते हैं। तो सारे जो स्पर ऑफ द मोमेंट जो आप डिसीजंस लेते हैं, बेसिकली ये बेस्ड ऑन लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर होता है कि हाँ मुझे ये पसंद है या ये नहीं पसंद है। तो इस बेसिस पे अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं, आप अपने लॉजिकल ब्रेन को यूज़ नहीं करते, आप लॉजिक उसमें नहीं डालते, या फिर आप आई सेंटर को इसमें इंटरफेयर करने नहीं देते, तो फिर ऐसे डिसीजंस आप लेते हैं। अब हम देखेंगे एस सेंटर के बारे में पीजे सर क्या कहते हैं। एस सेंटर मीन्स सेंसुओ वाइटैलिटी, फॉर शॉर्ट सेंसुओसिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंसुओ और वाइटैलिटी। वाइटैलिटी का मतलब होता है वाइटल एनर्जी जो हमारे अंदर होती है, जो किसी भी इमोशंस या फीलिंग से अलग होती है। सेंसुओ मीन्स जो हमारे सेंसेस हैं या फिर जो सेक्सुअल एनर्जी है उसके बारे में बात हो रही है। तो एस सेंटर मीन्स द स्पॉट इन द ब्रेन विच कमांड्स रिफ्लेक्स मूवमेंट, सबकॉन्शियस इंपल्सिव एक्ट्स। कोई भी रिफ्लेक्स जिसमें थॉट से पहले जब बॉडी रिएक्ट करे, तो वो सारी चीज़ें अराइजिंग फ्रॉम अ कंसील्ड मेमोरी ऑफ मैंस एवोल्यूशनरी पास्ट। इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटर है इसमें ऐसी मेमोरीज है जो पहले की जनरेशन से हमारे अंदर आती रही है, जो कि जिसे हम प्रिमिटिव माइंड भी कहते हैं, जो जिसे कंसील्ड मेमोरी कहा जा रहा है, जो प्रिमिटिव माइंड है। यहाँ पे आई सेंटर या फिर ई सेंटर का कोई भी लेना देना नहीं है, ये प्रॉपर बॉडी का जो रिएक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दिस रीजन फेवर्स डिसीजन मेड नॉट ओनली अगेंस्ट वंस बेटर जजमेंट बट ऑल्सो अगेंस्ट वंस ओन नेचुरल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो यहाँ पे जो डिसीजंस आप ले सकते हैं इस सेंटर के डोमिनेट करने पे, वो आपके लाइक्स डिसलाइक्स के भी अगेंस्ट हो सकता है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप लाइक नहीं करें, फिर भी आप वो डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि आपकी बॉडी आपको मजबूर कर दे रही है। ड्राइव्स बॉर्न आउट ऑफ एन इनसैटिएबल थर्स्ट, मतलब कुछ ऐसी ड्राइव, कुछ ऐसी थर्स्ट है आपके अंदर जिसके वजह से आप मजबूर हो जा रहे हैं ऐसे डिसीजन लेने में। जैसे कि ड्रग्स हो गया, सेक्स हो गया। जैसे कि अगर किसी को नशे की लत है तो वो चाहता है कि वो नशे को छोड़े, वो चाहता है सिगरेट को छोड़े, वो चाहता है शराब को छोड़े, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता। तो ये एस सेंटर की वजह से होता है। सेक्स, वो चाहता है कि वो सेक्सुअल जो भी इमोशंस है
या फिर सेक्सुअल थॉट उसके बस में आके वो कुछ उल्टी सीधी हरकत ना करे, फिर भी उसकी बॉडी उसको मजबूर कर देती है। और अ सीमिंगली इरेजिस्टेबल इम्पल्स, ये जो इम्पल्स है वो रेजिस्ट ही नहीं कर पाता उसका माइंड, एक्चुअली उसका माइंड यहाँ पे हार मान जाता है इस सेंटर के आगे। आई कुडेंट हेल्प इट, उसके अंदर से ये आवाज़ आती है, आई जस्ट हैड टू, आई मस्ट, डिसीजंस मेड बाय द ब्लड एज इट वेयर। मतलब ये मजबूरी में उसने किया, वो न चाहते हुए भी अगर आप कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, कोई भी काम कर देते हैं, कोई भी ऐसा एक्ट कर देते हैं, तो वो एस सेंटर आपसे करा रहा है। ऑल अनकंट्रोलेबल अर्जेस, जेन्युइनली इनसैटिएबल लॉन्गिंग्स, एज इफ सम स्ट्रेंज फोर्स थ्रस्टेड इट्स डिसीजन ऑन वन, यूजिंग हिम और हर मेयरली एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेविंग। मतलब जब आपके अंदर कोई क्रेविंग आती है और कुछ ऐसा होता है आपके साथ कि आप मजबूर होते हैं उस चीज़ को करने के लिए, और फिर आप बाद में कहते हैं कि ये कुछ स्ट्रेंज फोर्स थी जिसने वो काम आपसे करा लिया। मान लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको गुस्सा आ गया, तो गुस्से में आप अपना आपा पूरी तरह से खो देते हैं, आप होश में नहीं होते हैं। तो ये जो सेंटर है ये ऐसा ही काम आपसे कराता है जहाँ पे आप होश में नहीं होते हैं, आप अपना पूरा होश खो बैठते हैं और आपकी बॉडी फिर इस सेंटर के कमांड्स को रिसीव करके एक्ट करती है। दिस सेंटर गवर्न्स ऑल विच इन योगा वेदांता फॉल्स अंडर द हेडिंग ऑफ तमस। एस सेंटर मतलब तमस का जो ये सेंटर है वो है एस सेंटर। तो आप समझ गए होंगे कि एस सेंटर किस प्रकार से आपको डोमिनेट कर सकता है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात जो यहाँ पे कही है पीजे सर ने वो है ये कि इन संस्कृत द वर्ड सत मीन्स बीइंग, yet also vitality as a characteristic of being, vitality as a potential energy of being, vitality as a sleep or hidden in every being। तो ये जो है एस सेंटर जो है ये वाइटैलिटी का भी प्रतीक होता है, यानी कि एक ऐसी एनर्जी जो एक वाइटल एनर्जी है जो हर बीइंग में हिडन होती है, जो हर बीइंग के अंदर होती है। और इस एनर्जी को अगर हम कंट्रोल कर पाएँ, अगर सही से यूटिलाइज़ कर पाएँ, तो इस वाइटल एनर्जी को हम टैप कर सकते हैं जो कि अनटैप्ड होती है, और इस एनर्जी को यूज़ करके हम स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर सकते हैं। एस सेंटर डिपिक्ट्स वाइटैलिटी डाइवर्स फ्रॉम रीज़न एंड डिवॉइड ऑफ फीलिंग्स। तो यहाँ पे कोई रीज़न या फीलिंग्स की बात नहीं, ये बस एक वाइटल एनर्जी है। तो ये वाइटल एनर्जी आपसे कुछ भी करवा सकती है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस वाइटल एनर्जी को किस प्रकार से चैनलाइज करेंगे, और इसे चैनलाइज करने के लिए आई सेंटर और ई सेंटर की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आता है एम सेंटर। एम सेंटर यानी कि मोबिलिटी ऑफ मस्कुलर एंड असॉर्टेड मूवमेंट्स फॉर द मोबाइल। मतलब आपके शरीर की जो भी मूवमेंट्स है वो इस सेंटर से होती है। तो जो भी सेंटर आपके माइंड को डोमिनेट करता है, एम सेंटर उसके कमांड को फॉलो करता है और एक्शन लेता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे द स्पॉट इन विच ब्रेन कंबाइंस एंड अफोर मेंशन्ड थॉट्स फीलिंग्स एंड रिफ्लेक्सेस। तो ये थॉट्स फीलिंग्स और रिफ्लेक्सेस के साथ आपका जो बॉडी एक्शन लेता है वही है एम सेंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ लाइक अ मैथमेटिशियन, इट काउंट्स और रीड्स द वेरिंग इंटेंसिटीज इन द फर्स्ट थ्री सेंटर्स, ईदर टोटलिंग अप सम इफ दे बी ऑल ऑफ वन काइंड। तो अगर एक जैसी इंटेंसिटीज़ हुई तो वो सारे की सम कर देता है, और फिर उस सम से जो भी रिजल्ट आता है वो उस पर एक्ट करता है। अगर इंटेंसिटीज़ वेरी करती है या फिर एक दूसरे के अगेंस्ट जा रही है, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि कोई भी सेंटर अगर मान लीजिए माइनस है या प्लस है, तो जो भी डोमिनेटिंग सेंटर है वो सारे सेंटर्स को अपने साथ ले लेता है, और फिर एम सेंटर उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि IESM किस प्रकार से काम करते हैं। लेकिन ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले लोग, इनकी मानसिकता क्या होती है ये भी ज़ेन योगा में बताया गया है। अगर आप ज़ेन योगा के अपेंडिक्स 3 को देखेंगे तो वहाँ पे पीजे सर ने बताया है कि हमारे माइंड पे कौन से सेलेस्टियल बॉडीज़ का इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि कौन कौन से स्टार्स और कौन कौन से ग्रहों का इन्फ्लुएंस होता है। जब हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझते हैं तो हम नव ग्रहों को देखते हैं और उनके हिसाब से जो भी उनकी जो मैपिंग होती है उस हिसाब से हम अपने डेस्टिनी को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये है एस्ट्रोलॉजी। लेकिन पीजे सर कहते हैं कि सिर्फ नव ग्रह हमारे डेस्टिनी और हमारे माइंड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसमें और भी स्टार्स इन्वॉल्व्ड है जो कि हमसे बहुत सारे लाइट ईयर्स दूर है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो को चेकआउट ज़रूर करिएगा, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। हमारे सोलर सिस्टम में 12
सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, सन और बाकी ग्रहों को मिला के, इसमें मून भी इंक्लूडेड है, और इसके बाहर 19 स्टार्स हैं जिनका इफेक्ट हमारे माइंड और हमारे थॉट्स पे पड़ता है। और उस हिसाब से ही हमारे जो सेंटर्स है IESM, उनकी इंटेंसिटीज बनती हैं। इस अपेंडिक्स 3 में पीजे सहर ने 14 कैटेगरीज में अलग अलग कॉम्बिनेशन के हिसाब से 14 कैटेगरीज बनाई है, जिसमें 14 पर्सनैलिटीज़ होती हैं लोगों की। और उन्हीं में से कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जिनका जो ISM का सेंटर्स का कॉम्बिनेशन, उनकी जो इंटेंसिटीज़ की कॉम्बिनेशन इस प्रकार से बन सकती है कि उनका जो माइंड है वो क्रिमिनल एक्टिविटी में जाता है। वो ज़्यादा मोरालिटी के बारे में नहीं सोचते हैं, वो ज़्यादा इस बारे में नहीं सोचते हैं कि वो अगर किसी का बुरा करेंगे तो उनके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा या समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वो सिर्फ अपने मोटिव के बारे में सोचते हैं और इसके लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो मैं सिर्फ उन्हीं पर्सनैलिटीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो कि इस प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और उनके सेंटर्स की इंटेंसिटीज़ जो है वो किस प्रकार से हो सकती है। पहली जो 7 पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनका तो माइंड जो है वो थोड़ा पॉजिटिव होता है, इसलिए उनका जो इफ़ेक्ट होता है सोसाइटी के ऊपर या एक लार्जर मासेस ऑफ पीपल के ऊपर वो थोड़ा पॉजिटिव होता है और वो अच्छे व्यक्तित्व के तौर पे उभर के आते हैं। लेकिन जो लास्ट के जो 8 पर्सनैलिटीज़ है उनकी इंटेंसिटीज़ अगर आप देखें तो पीजे सर कहते हैं द I and M सेंटर्स ईच हैव हाफ टू 1 - जेन योगा यूनिट। तो जब I और M सेंटर की जो कॉम्बिनेशन है वो -½ से लेके 1 जेन योगा यूनिट तक बनती है और S सेंटर की जो इंटेंसिटी है वो भी माइनस होती है। तो ऐसी जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, these are great master criminal who believes in quick thinking and quick moving, suffering from an immense ego। इनका जो ईगो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। He thinks he has good reasons to bear a grudge against his nation or his nation's head or government or against a great industrial combine, and he will apply immense energy to make very quick movements from place to place in order to enlist help or support for his cause to defeat his adversary। तो ऐसे लोगों का माइंड इस प्रकार से काम करता है कि वो अपने दुश्मन को किसी भी प्रकार से हराना चाहते हैं। तो इस तरीके से उनका माइंड काम करता है। जो 9th पर्सनैलिटी है उनका जो E सेंटर और M सेंटर है वो नेगेटिव इंटेंसिटी में मिल के काम करता है और उनका S सेंटर भी माइनस इंटेंसिटी में रहता है। और क्योंकि E सेंटर, M सेंटर और S सेंटर दोनों ही माइनस इंटेंसिटीज़ में आते हैं तो उनका I सेंटर भी माइनस होता है। ऐसे जो पर्सनैलिटीज़ होते हैं वो हाईली इमोशनल होते हैं। पीजे सर कहते हैं कि दे आर हाईली इमोशनल एंड फैनेटिकल, ग्रेट persecutors and like those whose motto is revenge is sweet. All religious persecutions are directly due to such people all over the world. Not the least bit truly religious themselves, they take an animal delight in persecution. Even in their political persecution, it is equally true that they are no more patriotic than others, but their fierce nature gives them the tendency to mislead. तो इनकी माइंड की इंटेंसिटी इस प्रकार से बनी होती है कि इनका जो पर्सनैलिटी होता है वो बहुत ही रिवेंजफुल होता है और ये लोग रिलीजन का सहारा लेके या फिर पॉलिटिक्स का सहारा लेके अपने जो भी उनके ओपोनेंट है उनके ऊपर अटैक करते हैं। 10th जो पर्सनैलिटी है इसमें S सेंटर और M सेंटर की हाई माइनस इंटेंसिटी होती है, जिसके साथ E सेंटर और I सेंटर भी माइनस इंटेंसिटी में इन दोनों के साथ काम करता है। तो जिन लोगों की S सेंटर और M सेंटर बहुत ज़्यादा हाई माइनस इंटेंसिटी की होती है, पीजे सर कहते हैं दीज आर हॉरिबल पीपल, ये बहुत ही घटिया किस्म के लोग होते हैं। दे ट्रेड इन सेक्स एंड debase young boys and girls and divert them to the wrong path to drug addiction। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो यंग लोगों को भटकाते हैं, ड्रग एडिक्शन में लेके जाते हैं या फिर हो सकता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी उन्हें लेके चले जाएं। दे डू इमेंस डैमेज ऑल ओवर द वर्ल्ड, नेवर आर दे सेटिस्फाइड इन द बेसर सेक्स इंस्टिंक्ट्स एंड स्टॉप एट नथिंग। what they are capable of and what they do is not possible to describe in a book like this। ऐसे जो लोग होते हैं उनकी थॉट प्रोसेस इतनी ज़्यादा बुरी होती है, उनकी जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट होती है वो इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि वो पीजे सर इस किताब में डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। ये पर्सनालिटी ऐसी होती है।
तो इनकी जो एस और एम सेंटर की इंटेंसिटी है वो हाई माइनस होती है। 11th जो पर्सनैलिटी है, इनकी आई और ई सेंटर की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही हाई माइनस होती। तो ये जीनियस होते हैं, लेकिन जीनियस बीस्ट होते हैं। जैसे कहते हैं इन दे हैव लोअर टाइप्स ऑफ इमोशंस एडेड टू ईगो, अनबेंडिंग प्राइड, वर्शिप ऑफ सेल्फ। Here we have a dreadful personality, but perhaps for reasons best known to God, such people are allowed to work devastation on mankind to fulfill mass resultant karma of peoples and nations. They have criminal tendencies, are master international crooks. They subdue other people and make them carry out their sinister plans for self glorification. They exploit nations and international situation. पीजे सर कह रहे हैं कि इनका जो क्रिमिनल टेंडेंसी होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो लार्जर स्केल में मास डेवस्टेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग जिनकी जो आई और ई सेंटर माइनस, बहुत ही ज़्यादा माइनस इंटेंसिटी में है, वो किस प्रकार से फंक्शन करते हैं। जो 12th पर्सनैलिटी है वो उनका जो आई और एस सेंटर वो हाई माइनस इंटेंसिटी में होता है, और ये दोनों कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, जिसके साथ इनका जो ई और एम सेंटर है वो भी माइनस इंटेंसिटीज़ में मिल जाता है। ये जो पर्सनैलिटीज़ होती है, पीजे सर कहते हैं दिस इज़ एग्जैक्ट दीज आर प्योर क्रिमिनल्स ऑफ ऑल टाइप्स। ये हर तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। आर वेरी इंटेलिजेंट एंड ऑफन बिलोंग टू लर्नड फैकल्टीज़। तो आप समझ सकते हैं कि ये इंटेलिजेंट है और लर्नड फैकल्टीज़ में ये आते हैं। मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एडुकेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन इनका माइंड बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल टाइप का होता है और ये किसी भी प्रकार की क्राइम कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो भी इंसिडेंट एक हॉस्पिटल में हुआ वहाँ पे इस प्रकार के लोग हो सकते हैं, जहाँ पे उनकी जो सेंटर्स की इंटेंसिटी है, आई और एस सेंटर्स की इंटेंसिटीज़ एक साथ मिलके काम करती है। यानी एस सेंटर तो आपको पता ही है, मैंने बताया कि ये सेक्सुअल इंस्टिंक्ट जो है और एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट, और आई सेंटर अगर ये नेगेटिव इंटेंसिटी आई सेंटर की एस सेंटर के साथ मिल जाए और दोनों नेगेटिवली काम करे, तो ऐसा इंसान किसी भी प्रकार का क्राइम कर सकता है और ऐसे ही इंसान इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इस टाइप के पर्सनैलिटी वाले। तो जल्दी से हम 13th और 14th पर्सनैलिटी की बात करेंगे और उसके बाद हम वापस आएंगे इस इंसिडेंट पे और डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन सी पर्सनैलिटीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकती हैं। 13th जो पर्सनैलिटी है, पीजे सर कहते हैं दिस इज़ अ टेरिबल कॉम्बिनेशन। वी हैव दोज हु डील इन नारकोटिक्स, ट्रैंक्विलाइजर्स, ओपियम, इलीगल डिस्टिलेशन, सर्कुलेशन ऑफ सेक्स एंड pornographic nude pictures or production and printing of nude pictures, printing and circulation of all subversive activities which undermine the godness of man and his moral fiber. Sex and emotions are introduced through dance and music which sway the lower animal passion of men and women. ये जो पर्सनैलिटी है ये 13th टाइप की, इसमें ई और एस सेंटर एक साथ नेगेटिव, हाई नेगेटिव इंटेंसिटी में मिल के काम करते हैं। ये भी जो लोग हैं ये सेक्सुअल जो क्राइम होता है उसमें, पोर्नोग्राफिक जो भी बनती है वो सारी चीज़ों में, तो जो भी जितने भी आप बुरे काम सोच सकते हैं सेक्स से रिलेटेड, नारकोटिक्स से रिलेटेड, ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों में इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो 12th पर्सनैलिटी मैंने बताई और जो 13th बताई, ये दोनों पर्सनैलिटी ऐसे लोगों से मैच होती है जिन्होंने इस प्रकार का क्राइम किया है, जो कि आरजीकर हॉस्पिटल में हुआ है। और जो 14 पर्सनैलिटी मैं बताने वाला हूँ वो सबसे ज़्यादा डेंजरस, सबसे ज़्यादा खतरनाक है। देखते हैं कि कौन से सेंटर्स इसमें कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। पीजे सर कह रहे हैं कि ये जो 14th पर्सनैलिटी है, इनकी जो माइंड की इंटेंसिटी है, इनकी जो सेंटर्स है वो सारों सेंटर्स मिलके -2 जेन योगा यूनिट से भी ज़्यादा इंटेंसिटी पे काम करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक जेन योगा यूनिट 15 बिलियन वाइब्रेशंस ऑफ रोटेशन होती है। तो अगर एक पॉजिटिव प्लस जेन योगा यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ तो वो है 15 बिलियन प्लस वाइब्रेशन। जब मैं माइनस कर रहा हूँ तो वो -15 बिलियन वाइब्रेशन है। और जो 14th टाइप की पर्सनैलिटी होते हैं उनकी जो माइंड की वाइब्रेशन होती है, उनकी जो सेंटर्स की वाइब्रेशन होती है वो सारे मिल के -2 जेन योगा यूनिट्स होती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये -30 बिलियन वाइब्रेशन होगी माइंड की। तो जिसकी माइंड की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नेगेटिव है वो किस प्रकार का इंसान होगा। पीजे सर कहते हैं कि द मीनेस्ट बेसिस्ट
moral cowards, and if history be true, then we have the Gestapo chiefs Aurangzeb, who did not hesitate to act as he felt best against his father and his own brother as well as towards others. Reckless people like Hitler and Stalin, dreadful people like Attila the Hun, the plotters of Pearl Harbor, rulers who were devoused, Genghis Khan and his treatment of foes, the reverse of evolution in every age. If these people had plus combination instead of a minus, they would have been the pride of human race. पीजे सर कहते हैं कि ये जो लोग थे जिनके भी मैंने अभी नाम लिया आपको, जो पीजे सर बता रहे हैं, हिटलर जैसे लोग, स्टालिन जैसे लोग, चंगेज़ खान और औरंगज़ेब जैसे लोग, इनकी इतनी ज़्यादा माइंड की इंटेंसिटी नेगेटिव थी कि इन्होंने बहुत ही घिनौने काम किए अपने जीवन में। अपने जो दुश्मन हैं उन्हें बहुत ही ब्रूटली इन्होंने मारा और हर प्रकार के मास डिस्ट्रक्शन में इनका हाथ रहा। अगर इनकी माइंड की इंटेंसिटी +2 ज़ेन योगा यूनिट्स हो जाती तो ये शायद दुनिया में कुछ अच्छा काम कर पाते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि कौन कितना इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंस दोनों तरीके से काम कर सकती है, ये दो धारी तलवार की तरह होती है। अगर आपकी इंटेलिजेंस प्लस ज़ेन योगा यूनिट्स के साथ है तो आप दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आपकी इंटेलिजेंस अगर माइनस ज़ेन योगा यूनिट्स है तो फिर आप खुद को, इस दुनिया को, खुद को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जैसे कर्म करेंगे ना, आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो बहुत ही डिक्लाइन में चली जाएगी। तो आप एक लोअर बीइंग बनते चले जाते हैं जब आपकी जो माइंड है उसकी इंटेंसिटी नेगेटिव होती है। तो अपने माइंड की इंटेंसिटी को अगर आप नेगेटिव होने देते हैं तो ये भी एक विशियस सर्कल है जिसमें आप फंस सकते हैं। तो अगर आप कॉन्शियसली अपने माइंड की इंटेंसिटी को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें तो आप इससे निकल सकते हैं और फिर आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में डिक्लाइन की जगह आप ऊपर की ओर जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आप हायर बीइंग बन सकते हैं इवॉल्व होके। इंटेलिजेंट तो दोनों प्रकार के लोग होते हैं, जो हायर बीइंग्स है वो भी इंटेलिजेंट है, जो लोअर बीइंग्स है वो भी इंटेलिजेंट है, लेकिन वो अपने इंटेलिजेंस को अपने माइंड के इंटेंसिटी के हिसाब से यूज़ करते हैं। अगर उनकी नेगेटिव इंटेंसिटी है तो वो उसी इंटेलिजेंस को घिनौने से घिनौने काम करने में यूज़ करेंगे, लेकिन उनकी पॉजिटिव इंटेंसिटी है तो वो उस इंटेलिजेंस को दुनिया की भलाई में लगाएंगे, लोगों को जागरूक करने में लगाएंगे। और यही फ़र्क है संत में और क्रिमिनल्स में। ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल्स बेवकूफ़ होते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो 12th, 13th और 14th टाइप की पर्सनैलिटीज़ है, इस तरीके की पर्सनैलिटीज़ इस टाइप का क्राइम करती हैं जो कि आरजीकर हॉस्पिटल में हुआ। और अगर हम चाहते हैं अपने सोसाइटी को और बेटर बनाना तो हमें पूरे सोसाइटी को, जो भी जनरेशन्स आ रही हैं और जो भी जनरेशन्स अभी हैं, उन्हें एडुकेट करना होगा। उन्हें सही स्पिरिचुअल एडुकेशन की ज़रूरत है अगर वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अगर वो समाज के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि अगर वो अपने लिए, खुद के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरीके के क्राइम्स अगर हम रोकना चाहते हैं तो हमें अवेयर होना पड़ेगा। जो भी लोग ऐसी जगहों पे काम करते हैं उन्हें अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि ऐसे जो नेगेटिव इंटेंसिटी के माइंड वाले लोग हैं वो पॉजिटिव इंटेंसिटी के माइंड वाले लोगों से कम हैं। तो अगर पॉजिटिव इंटेंसिटी के जो माइंड वाले लोग हैं, जैसे कि उस हॉस्पिटल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनमें से शायद ऐसे गिने चुने लोग ही होंगे जो क्रिमिनल माइंडसेट रखते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है, जो 80% लोग हैं, अगर वो एक साथ आ जाए तो क्या ये लोग ऐसा काम कर पाएंगे? तो ज़रूरत है सभी को एकजुट होने की, ज़रूरत है सभी को ऐसे लोगों के खिलाफ एक साथ खड़ा होने की। डरने से काम नहीं चलेगा। अगर डरेंगे तो फिर ऐसी घटनाएं बार बार होंगी, चाहे कितने भी कानून बन जाए, कुछ भी हो जाए। ऐसी घटनाएं अगर हम रोकना चाहते हैं तो मास लेवल पे हमें अवेयर होना पड़ेगा और मिल के ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से ज़ेन योगा के बारे में क्यूरोसिटी बढ़ी है या आप ज़ेन योगा के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी पूरी सीरीज़ मैंने बनाई है, आप वो सीरीज़ देख सकते हैं। और ज़ेन योगा किताब अगर आप पढ़ते हैं तो
आप एक जागरूक इंसान बनेंगे और आप जीवन में जो भी कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में कर रहे हैं, उसे और भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। आप लोगों की मदद कर पाएंगे और आप अपनी खुद की भी मदद कर पाएंगे। तो इस सीरीज़ को देखना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं लेके आता रहूँगा।